हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने टॉपिक जो लिया है वह कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में लाइन इंटीग्रल टॉपिक है मेरा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल की कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है लाइन इंटीग्रल। पहले तो हम ये जाने कि भाई लाइन इंटीग्रल होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फील्ड है हमारी, थोड़ा सा हमारे लिए नया रहता है ये, क्योंकि आप लोगों का अभी तक जो भी काम किया है आप लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सारा कुछ रियल फील्ड पे पढ़ा है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स फील्ड पे आ गए हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फील्ड पे ये रही डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल एंड कंट्रोल इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है? इफ एफ ऑफ जेड इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई एंड सी इज एनी कर्व कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन जेड प्लेन। मान लीजिए ये हमारा कोई पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, और ये हमारा बी पॉइंट है। ऑब्वियसली बेटे, जब ये जेड प्लेन पर पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, जेड प्लेन पर पॉइंट्स हैं ये, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए मान लीजिए आपका, आप लिख ए पॉइंट जो होगा ए प्लस आई बी पॉइंट हो गया आपका सी प्लस आई डी। इसको हम डिनोट करने के लिए बेटे एक हमारा रास्ता ये भी होता है, एक सी प्लस आई डी लिख दो, या आप ऑर्डर्ड पेयर में सी कॉमा डी लिख दो, तो भी अपने आप इस बात को इंडिकेट करता है कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस आई डी। आपने देखा होगा जब मैंने कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर था वहां पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया था। वहां पर मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी डिफाइन किया जाता है। अगर x प्लस आई वाई है तो इसको आप एज ए ऑर्डर्ड पेयर लिख देते हैं x कॉमा वाई। दिस आल्सो शोज द कॉम्प्लेक्स नंबर कि x प्लस आई वाई है। ठीक है, तो a और b ये कोई दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली ये कोई कर्व है हमारी सी। सी, ये कर्व सी है। तो इसके अलोंग आप जब फंक्शन एफ जेड को इंटीग्रेट करेंगे तो वो फंक्शन डिनोट किया जाएगा, इंटीग्रल डिनोट किया जाएगा सी एफ जेड डी जेड। अब आप ये कहोगे कर्व क्यों आ गया भाई, ये कर्व कैसे आ गया? कि हम ए से बी तक फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर मैं आपको याद कराऊं तो आपने क्या किया था, रियल में जो आप लोगों ने प्लस टू लेवल पे पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रल में, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एक्स का कोई फंक्शन होता था, हम उसको ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक डिनोट कर देते, इंटीग्रेट कर देते थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या करोगे? कॉम्प्लेक्स प्लेन में ए पॉइंट है आपका। अब यहीं पे अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाएगा बेटे, तो कॉम्प्लेक्स में आपको क्या करोगे? ए टू बी नहीं लिख सकते, यहां पे अंदर आपका आ जाएगा एफ जेड डी जेड, एफ ऑफ जेड डी जेड। और आपको पता है कि z क्या होता है? x प्लस आई वाई। तो अंदर x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, और इंटीग्रेशन इंटीग्रल देखो एक ही इंटीग्रल है। तो या तो तुम x के रेस्पेक्ट में कर सकते हो इंटीग्रेट, या y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो। और a से b ये जो पॉइंट है, तो यहां तक पहुंचने के लिए जब आप किसी कर्व का सहारा लेते हो तो ऑब्वियसली कर्व की इक्वेशन क्या होगी? y की एज अ फंक्शन ऑफ x, या x एज अ फंक्शन ऑफ y। कर्व की इक्वेशन ऐसी ही तो दी जाएगी, या तो y एज अ फंक्शन ऑफ x या x एज अ फंक्शन ऑफ y। तो जब आप कर्व का सहारा लोगे बेटे तो यहां पे अंदर जो हमारा एफ जेड है उसमें जहां जहां जेड में जेड, वो भी एक्स और आई वाई का फंक्शन बनेगा। एफ जेड मतलब जेड का फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो जेड है, एफ जेड जेड ही है, मान लो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, एफ जेड जेड है, तो जेड का मतलब क्या हुआ? एक्स प्लस आई वाई। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। और डीजेड का मतलब क्या हो गया? डी एक्स प्लस आई डी वाई, आई डी वाई। मान लो एफ जेड तुम्हारा जेड ही है खाली, तो यार इंटीग्रेशन में आपको एक वेरिएबल तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना, नहीं तो इंटीग्रेशन कर नहीं पाओगे। तो उस वेरिएबल को रिप्लेस करने के लिए हम कर्व लेते हैं। तो ये कर्व के थ्रू जब हम जाएंगे तो कर्व में मान लो y इक्वल टू एफ एक्स कर्व के थ्रू जा रहे हो तुम, तो अपने आप यहां से इस इंटीग्रल में जहां जहां y है वो x से रिप्लेस हो जाएगा।
और फिर लिमिट किसकी लगा दोगे, एक्स की लिमिट लगा दोगे एक्स की, और ये फंक्शन पूरा का पूरा इंटीग्रल आपका एक्स और डीएक्स दिखेगा। यहाँ पे अंदर आपको एक्स के टर्म्स दिखेंगे और डीएक्स दिखेगा। इंटीग्रेट कर देना एक्स के रेस्पेक्ट में और लिमिट एक्स की लगा देना। एक्स लिमिट क्या है, ए टू बी, वही है, ये देखो ए टू बी। इसलिए हमें पाथ की जरूरत पड़ती है। तो वही चीज लिखी, इफ एफ ऑफ जेड is a continuous function of the complex variable z equal to x plus iy and sees any curve connecting 2 points a and b on the z plane, then the complex integral of fz along c from a to b is denoted by cfz dz। इसी को लाइन इंटीग्रल कहते हैं। ये जो लाइन इंटीग्रल है, यही लाइन इंटीग्रल है आपका। अगर मैं ये बोलूं तो ये क्या कहला रहा है आपका, लाइन इंटीग्रल। ठीक, अब अगर यही क्लोज्ड कर्व, यही कर्व सी क्लोज हो जाए, if C is a simple closed curve, then complex integral is called contour integral। इसको हम कंटूर इंटीग्रल कहते हैं। एंड इज डिनोटेड बाय, ये देखो, ये एक छोटा सा सर्किल बना देंगे इंटीग्रेशन के बीच में, एफ जेड डी जेड। तो ये क्या बोल रहा है कि कंटूर इंटीग्रल है, यानी कर्व सी क्लोज है। ये क्या कह रहा है, कर्व सी ओपन है, लाइन इंटीग्रल। तो ये लाइन इंटीग्रल को बता रहा है, ये कंटूर इंटीग्रल को शो कर रहा है, अगर आप सर्किल का साइन बना देंगे। आई बात समझ में। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं बेटा। मैंने यहां पे तुमको क्या कहा कि कर्व सी के लॉन्ग, तो ए से बी आप सी के लॉन्ग गए। यार जरूरी थोड़ा कि एक रास्ते से जाओ। एक स्टूडेंट कह रहा है कि मैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू जाऊंगा, एक स्टूडेंट कह रहा है मैं पैराबोला के थ्रू जाऊंगा, ऐसे इस कर्व के थ्रू जाऊंगा। तो ये कर्व C1 हो गई। तो आपका इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 FZ dz। C1 FZ dz बन गई इंटीग्रल की वैल्यू। और अगर कर्व C के लॉन्ग जा रहे हो तो CFZ dz। तो इसका मतलब एक चीज और निकल के आई कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, ये पाथ डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली बेटे, इस कर्व के थ्रू, सी के कर्व के थ्रू जाओगे तो y किसी दूसरे x से रिप्लेस होगा। C1 के थ्रू जाओगे तो ये जो y है, कोई दूसरी इक्वेशन होगी y और x में। तो ऑब्वियसली दोनों वैल्यूज अलग लगाएंगी। तो लाइन इंटीग्रल जो आपका है, ये पाथ डिपेंडेंट है, और डिफरेंट पाथ के थ्रू आपको डिफरेंट आंसर मिलेंगे। आगे बात समझ में। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है, ये आप समझ गए। ठीक है, इसको देने के कई तरीके होते हैं क्वेश्चन में। जैसे एक तरीका कभी कभी एग्जाम में लिख दिया जाता है, a प्लस आई बी टू सी प्लस आई डी एफ जेड डी जेड इवेल्युएट, एफ जेड डी जेड इवेल्युएट। ठीक है, along द कर्व, कर्व दे देगा। कभी यहां पर a प्लस आई बी सी प्लस आई डी नहीं देगा, सिर्फ c दे देगा, और सी कर्व क्या है वो डिफाइन कर देगा, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाना है। तब बोलेगा ए प्लस आई बी से सी प्लस आई डी जाना है, या ए कॉमा बी से सी कॉमा डी जाना है, इस कर्व के थ्रू, सी कर्व के थ्रू। मैं भी डिफरेंट, इसमें जितनी वैरायटीज है मैं अभी एक एक करके कवर करूंगा। मैक्सिमम वैरायटीज जो आपकी 3 वैरायटीज है, तीनों वैरायटीज में कवर कर दूंगा। तो पहली वैरायटी क्या है बेटे, मैं यहीं पे आपको पहले वैरायटीज बता दूं, कौन कौन से वैरायटी के न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और कितनी वैरायटी के न्यूमेरिकल बनते हैं। तो पहली वैरायटी क्या है, मान लीजिए ये x है, ये y है, ये 2 पॉइंट्स हैं a और b। तो पहली वैरायटी है, हम डायरेक्ट a से b में चले जाएं, आइदर थ्रू लाइन और थ्रू कर्व। देखो मेरा हाथ कहीं नहीं घूमा। ठीक, तो सीधा सीधा एक कर्व की इक्वेशन होगी जहां से आप a से b में पहुंच जाओगे। दूसरी वैरायटी क्या है, आप भैया रास्ता बदलते हुए जाओगे। आप सीधे, भाई ये तो भाई देखो कर, भले ही रास्ता आपका कर्वी है या भले ही रास्ता आपका स्ट्रेट है, लेकिन आप ए से चले सीधे बी में पहुंच गए। तो पहली वैरायटी। दूसरी वैरायटी, आप पहले ए से टहलना, आपका टहलने का मन कर रहा है, तो आप पहले ए से टहलते हुए गए साहब बी के ठीक नीचे सी तक, सी के पास ऐसे गए, फिर सी पे देखो अब आपकी कलम उठ गई, सी से आप घूमते हुए गए बी के पास, स्ट्रेट परपेंडिकुलर चढ़ गए। तो देखो जहां ए से बी में ही रहे हो। तो दूसरी वैरायटी हो जाएगी, आप ए से सी जाओगे फिर सी से बी जाओगे। तो इसको करने का तरीका डिफरेंट है, ए से बी जाने सीधे रास्ते वाला, कि एक ही कर्व के रास्ते से जा रहे हो, इसका डिफरेंट है तरीका। और यहां पर देखो कर्व दोनों अलग अलग हो गई, एसी कर्व की इक्वेशन अलग है
और बीसी कर्व की इक्वेशन अलग। तीसरा तरीका सर्कुलर पाथ वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तो जा रहे हो, वो सर्कुलर पाथ के थ्रू जा रहे हो। ए पॉइंट से बी पॉइंट सर्कुलर पाथ के थ्रू जा रहे हैं। अब वो सर्कुलर पाथ कैसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ये पॉइंट आपका बी है, ये सर्किल की बाउंड्रीज हो ऐसे, ठीक। सर्किल की इक्वेशन दे दिया, मान लो मॉड जेड इक्वल टू आर, इस पाथ के थ्रू जा रहा हो ए से बी। आ गई बात समझ में? तो सर्कुलर पाथ के न्यूमेरिकल करने का तरीका थोड़ा सा आसान तरीका मैं बताऊंगा पोलर के फॉर्म में, क्योंकि सर्कुलर पाथ में कार्टेशियन अगर हम यूज करेंगे एक्स और वाई तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है न्यूमेरिकल, टाइम ज्यादा लेता है। तो तीन वैरायटीज में तीनों वैरायटीज कवर करूंगा। क्लियर बच्चों? चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहली वैरायटी, इवेल्युएट 0 से 3 प्लस आई जेड स्क्वायर डी जेड along the line joining the path 0 0 and 3। यहां पर आपको 0 0 और 3 1 पाथ के थ्रू जाना है, ये लाइन है। 0 से 3 प्लस आई इवेल्युएट करना है। आते हैं, एक मिनट लिख दूं तभी ज्यादा समझ पाओगे। आपको इसको इवेल्युएट करना है, जेड स्क्वायर को 0 से 3 प्लस आई। किस रास्ते से? उस रास्ते से जो 0 0 पॉइंट और 3 1 पॉइंट को कनेक्ट करती है, लाइन, स्ट्रेट लाइन। रास्ता लाइन का है, जो 0 0 और 3 1 से पास होने वाली लाइन है, तो 0 0 से 3 1 से पास होने वाली लाइन के थ्रू आपको जो कर्व हो गई उसके अलोंग आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना होता है, हमें रीजन पहले ट्रेस करना है। तो ये देखो, हालांकि ये देखिए रीजन ट्रेस करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, बिना रीजन ट्रेस किए भी काम बन जाता है, लेकिन अगर आप रीजन ट्रेस कर दोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। जेट प्लेन है आपका, मेंशन कर देना, यानी सारी कुछ 0 0 यानी ओरिजिन, 3 1 यानी 1 2 3 1। तो 3,1 पॉइंट ये, और यही पॉइंट बेटा 3,1 लिखो या 3 प्लस आई लिखो, एक ही चीज है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना। तो 3,1 ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया, इसका मतलब 3 प्लस आई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 0 0 यानी ओरिजिन और 3 से पास होने वाली लाइन, ये ए पॉइंट है मान लो। तो सबसे पहले हमें बेटा ये निकालना होगा 0 0 और 3 1 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, ये भी हम निकालेंगे। पहले मैं आपको काम बताता जा रहा हूं कि 0 0 और 3 1 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये आपको निकालनी होगी, ताकि आप y को रिप्लेस कर सकें x से, और यहां पर जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी एक्स और वाई के टर्म में, डी जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो गिवन क्या दिया हुआ है, 0 to 3 प्लस आई जेड स्क्वायर डी जेड, ये दिया हुआ है आपको। वी नो या वी हैव, हमें पता है जेड क्या होता है बेटे, एक्स प्लस आई वाई। सो दिस इंप्लाइज जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। और सिंप्लीफाई कर दो, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, ये आपकी जेड की वैल्यू आ गई। ठीक, डीजेड क्या होगा, एंड डीजेड क्या हो जाएगा, dx प्लस आई डी वाई। अब आप देखो बेटे, इंटीग्रेशन के अंदर जो भी आना था वो आपका सारा कुछ एक्स और वाई में कन्वर्ट हो गया। तो अब y कैसे रिप्लेस होगा, तो अब आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक तो रास्ता तुम्हारे पास वो है जो आप लोगों को बताया गया था कि दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0 0
एंड 3 1 इज। अब यार दूसरा, जब ओरिजिन से कोई लाइन पास होती है ना, और ये 3,1 पॉइंट है, तो तुम देखो जरा, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गई एक्स इक्वल टू 3y। निकालने की जरूरत ही नहीं। जब ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, तो जाहिर सी बात है y इक्वल टू ए एक्स लाइन होती है, या x इक्वल टू ए वाई लाइन होती है। तो इसमें क्या करना है तुमको, x कोऑर्डिनेट देख लेना है, y कोऑर्डिनेट देख लेना है। तो तुम देख रहे हो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली ये लाइन होगी x इक्वल टू 3y। ये शॉर्ट ट्रिक्स है। नहीं तो तुम वही अपना 9/10 वाला फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, उस फार्मूले के थ्रू निकालोगे, टाइम वेस्ट होगा। अरे जब ओरिजिन से पास हो रही है, 3 1 से पास हो रही है, तो देख लो यार, x की वैल्यू 3 है, यानी x की वैल्यू y की वैल्यू से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो x इक्वल टू 3y। तो अब आपका इस लाइन का नाम है OA। ठीक, तो अब आपका क्या हो जाएगा बेटे, along OA, along OA, OA लाइन हो गई। ठीक, x इक्वल टू 3y, तो क्या हो गया, x इक्वल टू 3y, कॉमा। तो अब dz की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, dx क्या हो जाएगा, पहले x इक्वल टू 3y, तो dx क्या हो गया 3dy। सो dz क्या हो जाएगा 3dy प्लस idy, यानी 3 प्लस i dy। अब चूंकि देखो इंटीग्रेशन किसका बन गया, y का, इंटीग्रेशन किसका बन गया, y का, तो अब लिमिट y की चलेगी। तो तीसरा एक और वर्ड लिखना पड़ता है, एंड y वेरीज फ्रॉम, यानी अब y कहां से कहां वेरी करेगा, वेरीज फ्रॉम, यानी y की लिमिट लिखने जा रहा है। तो O पॉइंट पर y की वैल्यू है 0, और A पॉइंट पर y की वैल्यू है 1। 0 0 से 1 1 3 1 पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0। तो y वेरीज फ्रॉम 0 टू 1। ठीक, आल्सो अब जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो बेटे, जहां जहां एक्स है, ये रहा जेड स्क्वायर, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां 3y लिख दो। तो 9y² माइनस y² प्लस 2i इंटू 3y इंटू y। तो जेड स्क्वायर तुम्हारा बन गया 8y² प्लस 6i y², यानी 8 प्लस 6i y²। ये सारे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो गए। बस अब बेटे आपका इंटीग्रल लिख दो, हेंस अब सीधे हमें आंसर निकालना है 0 टू 3 प्लस आई। इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है बेटा, डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हो आप, वहां आप डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल में सीधे इंटीग्रेशन करके आगे बढ़ जाते थे। इज इक्वल टू हमारा 0 से 3i, y कहां से कहां वेरी कर रहा है 0 से 1, 0 से 1। जेड स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के रखो 8 प्लस 6i y² इंटू डीजेड की वैल्यू कहां है, डीजेड, डीजेड कहीं लिखा था यार, ये रहा 3 प्लस आई डी वाई, ये रहा 3 प्लस आई डी वाई, 3 प्लस आई डी वाई, 3 प्लस आई और 8 प्लस 6i, ये है कांस्टेंट। तो ये बन गया 8 प्लस 6i इंटू 3 प्लस आई, और इंटीग्रेशन के अंदर आ गया 0 से 1 y² dy। सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो बेटे, दोनों को, कांस्टेंट है ये, 24 प्लस 8i प्लस 18i प्लस 6i², और इधर हो गया y³ 3, और लिमिट हो गई 0 से 1। कांस्टेंट फोकस करो बेटे, 24 8i 18i और 8i 26i, और 24 और ये 6i² है, तो i² क्या बन जाएगा -1, तो 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 8 26,
प्लस 26i इंटू 1/3। एक बार बस अपन कैलकुलेशन चेक कर लेंगे बेटे कि कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। ठीक, सरसरे तौर पे 8 3 से 24, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है कैलकुलेशन। सो दिस इक्वल टू 6 प्लस 26/3i, ये इसका आंसर है। आया समझ में? ये पहली वैरायटी का न्यूमेरिकल है जहां पर हम सीधे एक पाथ के थ्रू चले गए। आगे बात समझ में कि नहीं आई बच्चों? एक बार देख लो स्क्रीन पे। अब एक और देख लिया होगा अब तक आप लोगों ने। अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं। यहां पर जैसे मैंने डीजेट को लिखा है, थोड़ा सा उसको आपको डीजेट वगैरह मुझे बताना है कैसे कन्वर्ट होता है। इसी वैरायटी का, वैरायटी सेम है, स्पीड से करेंगे। क्वेश्चन लिखो। अभी दूसरी वैरायटी में इसके बाद आएंगे हम। इवेलुएट इवेलुएट 0 से 2 + i x² - iy dz। ये लो, इसने सीधा दे दिया x² - iy dz। ठीक, along द पाथ, यहां पे पाथ दे दिया, along द पाथ y = x²। एक चीज ये भी चेक कर लेना बेटे, ये पॉइंट्स पाथ को सेटिस्फाई भी करते होंगे। देखो y = x², यहां पर x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू 1। क्या सेटिस्फाई कर रहा है ये? चेक करना। मुझे तो ऐसा लग रहा है डाउट है इसमें। y = x², 0 0 से तो पास होगा, लेकिन 2 + i से पास होगा क्या? 2 + i से पास ही नहीं होगा, यानी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। क्यों भाई? क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अगर हमने 2 + i लिया है और x² - iy लिया है, along द पाथ लिख रहे हैं y = x², तो यानी हमसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई। यस, ये जानबूझ के मिस्टेक किया सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। भाई y = x² मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पे देखो 2 + i का मतलब क्या हुआ? 2 + i का मतलब हुआ x = 2 और y = 1। तो y = x², तो इससे पास होना चाहिए ना। तो y x की जगह 2 रखो, तो y की वैल्यू 4 आनी चाहिए बेटे। तो यानी ये पॉइंट जब 2 + 4i होता, तब हम कहते कि y = x² से पास हो रहा है। ये थोड़ा सा चेक किया जाता है कि हमारी प्रॉब्लम सही, हमने सही सब कुछ लिमिट लिखा है, कॉपी किया है कि नहीं किया। भाई 2 + 4i होता तो हम कहते हैं कि y = x² पॉइंट से ये पास हो रहा है, y² x² कर इस पॉइंट से पास हो रही है। लेकिन 2 + i पॉइंट से पास नहीं होगी, यानी मैंने क्वेश्चन गलत लिया था। यहाँ पे 2 + i 1 अब देखो y, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है बेटा, चल अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपको x² - iy तो दिया हुआ है, तो y तो रिप्लेस हो जाएगा x² से, y तो आपका रिप्लेस हो गया। ठीक, तो आप ये लिखोगे along along कर्व y = x², y² = x² कर्व की वजह से, ठीक है, dy = dy की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे d(x²), ये सिर्फ समझा रहा हूं मैं आपको, d(x²) समझाने के लिए लिखा है। आगे से हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 2x dx, d(x²), तो d(x²) क्या हो जाएगा 2x dx। एंड अब यानी
dz क्या हो जाएगा बेटे? dz आपको पता है dx प्लस आई dy, dx प्लस आई dy होता है, तो dx प्लस आई dy की जगह 2x dx है ना। तो dx प्लस आई 2x dx, यानी आप dx कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 2ix dx। तो dz आपका x में कन्वर्ट हो गया, y तुम x में कन्वर्ट ही कर दोगे, तो x की लिमिट लेनी है। एंड x वेरीज फ्रॉम कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 to 1, एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। x आपका 0 से 1 तक वेरी करेगा। आई बात समझ में? चलिए अब सीधे सीधे आ जाएंगे। हेंस 0 to 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई डी जेड इज इक्वल टू, अब मैं सब कुछ x में कन्वर्ट किया हूं तो x की लिमिट रखूंगा 0 से 1, एक्स स्क्वायर माइनस आई, वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? x टू द पावर 4, y की जगह x टू द पावर 4, dz की जगह 1 प्लस 2ix dx। ठीक, सॉरी x की पावर 4 नहीं, y स्क्वायर नहीं, y है तो x स्क्वायर ही लिखेंगे, x स्क्वायर। सो इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा? 0 to 1, 1 माइनस आई कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2ix dx। तो ये बन गया तुम्हारा 1 माइनस आई बाहर आ गया, 0 से 1, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2ix³ dx। अब इंटीग्रेट कर दो बेटे, 1 माइनस आई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ बाई 3 प्लस 2i x टू द पावर 4 बाई 4, लिमिट है 0 से 1, 2 2 जा 4, तो ये बन गया 1 माइनस आई, इधर 1 बाई 3 प्लस आई बाई 2, मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस आई बाई 2 माइनस आई बाई 3 माइनस आई स्क्वायर बाई 2। सो दिस इक्वल टू 1 आई बाई 2 माइनस आई बाई 3 क्या हो गया? 1 बाई 3 प्लस, यहां पर आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया तो माइनस माइनस प्लस, तो रियल पार्ट तो एक साइड में कर दिए, 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस आई बाई 2 माइनस आई बाई 3, तो 3 माइनस 2 1, यानी आई बाई 6। सो इज इक्वल टू 5 बाई 6 प्लस आई बाई 6 आंसर। तो यहां पर जो एक चीज मुझे आपको सिखानी थी वो ये सिखानी थी कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो आपका dy क्या लिखोगे? 2x dx। ध्यान रखना, ये नहीं कि हर जगह dy को dx लिख दो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो dy d ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2x dx बन गया। बाकी तो जो पिछले न्यूमेरिकल में काम किया था वही यहां किया है। तो ये था हमारा पहली वैरायटी, जब हम एक ही कर्व के थ्रू दो पॉइंट्स को मीट कर रहे होते हैं। अब दूसरी वैरायटी, मैं रास्ते अलग अलग चुनूंगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए सीधे। evaluate 0 to 2 plus i, 0 to 2 plus i conjugate z का स्क्वायर dz along the real axis, from z equal to 0 to z equal to 2, z equal to 0 to z equal to 2, and then along
द लाइन पैरेलल टू y axis from z equal to 2 to z equal to 2 plus i। ये देखो भैया, इसने रास्ता चेंज कर दिया, ये सीधे रास्ते से चल ही नहीं रहा है। ये कह रहा है पहले मैं रियल एक्सिस पे z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 2 तक जाऊंगा, फिर कह रहा है कि मैं z इक्वल टू 2 से 2 प्लस आई जाऊंगा। तो अब यहां पर हमारी मजबूरी हो गई, हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करें एक्स वाई। तो 0, z इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन, ये वाला पॉइंट। 2 प्लस आई 1 2, ठीक, और 1। तो 2 प्लस आई का मतलब हुआ ये पॉइंट, 2 प्लस आई पॉइंट है ये, ठीक है। तो यानी जेड इस पॉइंट से आपको 0 0 पॉइंट से इस पॉइंट से यहां जाना है, लेकिन कैसे, कौन सा रास्ता लेना है? पहले अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 2, यानी रियल एक्सिस पर z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 2 तक जाओगे। तो ये वाला पाथ, मैं कलर अब चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, तो आप ये वाला पाथ ऐसे, अरे ग्रीन कलर तो उसी के साथ मर्ज हो रहा है, रेड कर देता हूं। यहां से आप गए यहां तक, z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 2 तक आप गए अलोंग द रियल एक्सिस। फिर 2 से 2 प्लस आई आप गए पैरेलल टू आई एक्सिस, ऐसे। अरे यार लाइन नहीं बन रही, ठीक, आप ऐसे गए। तो अब आपका ये जो हुआ कर्व, इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी। तो पहले आपको जाना ओ, इंटीग्रेट आपको ओ पॉइंट और बी पॉइंट के बीच करना है, 0 से 2 प्लस आई। लेकिन आप बी में सीधे किसी के थ्रू न जाके पहले ओ से ए तक गए, फिर ए से बी में गए, टहलते हुए जा रहे हैं। बी डायरेक्टली ना पहुंचकर आप पहले ओ से ए तक गए, फिर ए से बी तक गए। तो यहां पर ओ ए लाइन की इक्वेशन भी डिफरेंट है, ए बी लाइन की इक्वेशन भी डिफरेंट है। ओ ए लाइन की इक्वेशन मैं आपको समझाने के लिए यहां बता दूं, ओ ए लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 0 और ए बी लाइन की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू 2। तो जब इक्वेशन डिफरेंट है तो dz की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी और कॉन्जुगेट जेड के स्क्वायर की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। तो अब हमें इसमें इंटीग्रल हमारा दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 0 से 2 प्लस आई। ओ पहले ओ ए के अलोंग करेंगे, फिर ए बी के अलोंग करेंगे, फिर दोनों का सम निकाल देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक। अब हमें थोड़ा सा कुछ काम और करना होगा, जैसे कि कॉन्जुगेट जेड का स्क्वायर। तो वी नो, काम करते हैं पहले। z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई। हमको पता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक। सो दिस इंप्लाइज कॉन्जुगेट जेड क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। सो दिस इंप्लाइज कॉन्जुगेट जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2i एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i एक्स वाई। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि कॉन्जुगेट जेड के स्क्वायर की वैल्यू मैंने अलग अलग हर जगह अलग निकालूंगा। ये रहा इक्वेशन नंबर 1, किसकी वैल्यू है, कॉन्जुगेट जेड के स्क्वायर की। और डीजेड क्या हो जाएगा बेटे, डीजेड हो जाएगा dx प्लस आई डी वाई, dx प्लस आई डी वाई, ठीक। अब लिखिए, नाउ जिस इंटीग्रल को आपको इवेल्युएट करना था 0 से 2 प्लस आई कॉन्जुगेट जेड का स्क्वायर डी जेड, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ओ ए कॉन्जुगेट जेड का स्क्वायर डी जेड प्लस ए बी कॉन्जुगेट जेड का स्क्वायर डी जेड। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम एक एक को निकालेंगे, पहले हम ओ ए की बात करेंगे,
ठीक है, along OA, along OA। अब हम OA की बात करेंगे। तो OA पर हमारा क्या हो जाएगा बेटे? OA लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 0 है, तो दिस इंप्लाइज dy 0 हो जाएगा। जब y 0 तो dy 0, सो दिस इंप्लाइज dz तुम्हारा प्योरली dx बन जाएगा। अब सारा कुछ x में कन्वर्ट होने जा रहा है, एंड x वेरीज, x कहां से कहां वेरी करेगा OA लाइन में? देखो बेटे, O पर x कोऑर्डिनेट 0 था, A पर x कोऑर्डिनेट 2 है, तो वेरीज फ्रॉम 0 टू 2, एंड बाई 2 इक्वेशन 2 से, नहीं बाई 1 कॉन्जुगेट जेड के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो y 0 रख के। तो y 0 रखोगे यहां पे, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। हेंस OA कॉन्जुगेट जेड का स्क्वायर dz क्या बन जाएगा तुम्हारा? इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 से 2 कॉन्जुगेट जेड का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और dz की वैल्यू क्या आ गई? dx, सो इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट हो गई तुम्हारी 0 से 2 यानी 8/3। ठीक, इसको एक सर्किल के अंदर रख दो, हमें जरूरत पड़ेगी ना इसकी। 8/3 पहली वैल्यू। चलिए अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, यहीं पे मैं दिखाऊंगा ताकि अलग हमें पेज में न जाना पड़े। ठीक, अब कौन सा है? AB, along AB, along AB, AB कर्व। AB कर्व की इक्वेशन मैंने क्या बताई थी आपको? AB कर्व की इक्वेशन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, सो दिस इंप्लाइज dx क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एंड तो dz क्या बन जाएगा? dx प्लस आई डी वाई, यानी 0 प्लस आई डी वाई। एंड अब यहां पर y में आ गया ना सब कुछ, dz किस में कन्वर्ट हुआ? dy में, तो y वेरीज फ्रॉम, तो y की लिमिट लेनी पड़ेगी हमें। तो y वेरीज फ्रॉम, जब हमें y की लिमिट लेनी है तो y, a पॉइंट पर y कितना है? 0, b पॉइंट पर y कितना है? 1। ये देखो 1 की सीध में है, या i का कॉफिशिएंट 1 है। i का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है ना, 2 प्लस आई है ये, तो i का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है। तो y वेरीज फ्रॉम 0 टू, सॉरी, हाँ 0 टू 1, i का कॉफिशिएंट 1 है, तो y आपका वेरी करेगा 0 से 1 तक। ठीक, अब कॉन्जुगेट जेड की स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। बाई 1 कॉन्जुगेट जेड का स्क्वायर क्या बन जाएगा तुम्हारा? एक्स स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह 2 रखा तो 2 2 4, तो -4 IY। देखो यहाँ पे एक्स की जगह 2 रख दो, तो एक्स की जगह 2 रखा तो 2 इंटू 2 4 IY। हेंस अब इंटीग्रेट कर दो। AB कॉन्जुगेट जेड का स्क्वायर DZ इक्वल टू 0 से 1 4 माइनस वाई स्क्वायर -4 IY, और dz तुम्हारा क्या बन गया? IDY। तो आई से तो बाद में हम निपटेंगे। ठीक, आई को बाहर ले लो, इज इक्वल टू आई। ठीक, 0 से 1 4 माइनस वाई स्क्वायर -4 IY dy। अब y के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या बन गया? I 4y माइनस y³/3 -4 IY² तो 2 2 जा 4, लिमिट है 0 से 1, इज इक्वल टू I 4 -1/3 -2I। ठीक, I अंदर आएगा, I, अब 4 -1/3 क्या हो गया? 11/3, I इंटू 11/3, और I से I हुआ तो I स्क्वायर बन गया, तो I स्क्वायर क्या होता है? -1 +2,
तो 11/3i+2 आ गया। ठीक, तो ये आ गई किसकी वैल्यू आपकी, ए बी की, 11/3i+2। अब बस ये वैल्यूज, ये वाली ओ ए और ये ए बी वाली, इनकी वैल्यूज यहाँ पे 2 में रख दो। एक में आपको ओ ए की वैल्यू चाहिए थी जो 8/3 है, और इंटीग्रल ए बी की वैल्यू चाहिए थी जो 11/3i+2 है। तो लिखो हेंस, या हाँ हेंस लिख दो, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 2, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या था, 0 से आई थिंक 2+i था, अभी चेक कर लेंगे जब वापस पेज में जाएंगे। कॉन्जुगेट जेड का स्क्वायर dz इक्वल टू 8/3 ओ ए लाइन की आई थी प्लस 11/3i+2। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 0 से 2+i था, कॉन्जुगेट जेड का स्क्वायर था 8/3 11/3i+2। ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर दो, 14/3 प्लस 11/3, ये आपका आंसर। ठीक है, ये थी आपकी दूसरी वैरायटी जिसमें हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सीधे किसी कर्व के रास्ते न जाके टहलते हुए जा रहे हैं, पहले एक कर्व के थ्रू गए फिर दूसरे कर्व के थ्रू पहुंचे, तो इसको कहते हैं टहलना। ठीक है, तो इस वाले में, टहलने वाले में हमारा जो आंसर आएगा, जो इंटीग्रल होगा, वो टहलने के हिसाब से दो पार्ट में ब्रेक होगा। जिन जिन रास्तों में तुम टहलोगे, जितनी बार कर्व चेंज होगी उतने ही सम होते जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरी वैरायटी, जो कि हमारा रियल वाला, उसमें सॉरी सर्कुलर होगा। अब जो तीसरा टाइप है वो मैं लूंगा सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन लिखते हैं, ये तीसरा टाइप है, इवेल्युएट सी z² प्लस 3z dz along the circle mod z equal to 2 from 20 to 02। हमें इस सर्किल के थ्रू इवेल्युएट करना है। कहां से कहां तक, mod z इक्वल टू 2 सर्किल के थ्रू हमें इवेल्युएट करना है। कहां से कहां तक, 20 से 02 तक। अब यहां पर बेटे हमें पहले सर्किल को ट्रेस करना हो। चलिए सर्किल ट्रेस करते हैं। अब अगर हमें सर्किल ट्रेस करना है, क्या बनेगा, mod z इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, mod z इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ बेटे, सर्किल विथ सेंटर x y, ये आपका जेड प्लेन है। बताओ बेटे, mod z इक्वल टू 2 का मतलब हुआ सर्किल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 2। तो यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका x एक्सिस पे 2,0, और ये पॉइंट है 0,2, चूंकि रेडियस 2 है ना। तो यानी आपको इस पॉइंट से, ए पॉइंट से सिर्फ बी पॉइंट तक ही एफ जेड को इंटीग्रेट करना है, लेकिन पाथ है आपका सर्कुलर। 20 ए पॉइंट बना, 02 बना बी पॉइंट, और इस सर्किल के थ्रू करना है सिर्फ ए टू बी। तो अब आप इसको लिख दो यहां पे चाहो तो, फिर आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रल सी z² प्लस 3z z² प्लस 3z इज इक्वल टू ए बी z² प्लस 3z यानी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अब यार इस सर्किल के थ्रू तो मैं क्या करूंगा, पोलर में ही जाना हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि लिमिट तो हमको पता है। अगर हम पोलर में गए तो ए से बी तक हमसे π/2 ही तो मूव किया, तो लिमिट तो मुझको मिल गई 0 से π/2। ये सब अगर मैं पोलर में कन्वर्ट हो जाए तो हमारा काम बन जाए। अब अगर आपको याद हो
जब मैंने पोलर एनालिटिक फंक्शन वाले में जब पोलर बताया था, तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए, z इक्वल टू क्या बताया था, r e टू द पावर i थीटा पोलर में। तो यहां पर जो z पॉइंट होगा, यहां पर इस पूरे कर्व में z की वैल्यू कितनी है, मॉड z इक्वल टू 2, तो z की वैल्यू कितनी है 2, अरे रेडियस 2 हो गया ना, r2 हो गया। तो इस हर जगह पर जो z की वैल्यू होगी वो हो जाएगी z इक्वल टू 2 e की पावर i थीटा। यहां पे रेडियस कितना है 2 है, तो z इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा होता है। तो इस पूरे पॉइंट पर जो रेडियस होगी आर, चाहे जहां पर देखो आर की वैल्यू 2 ही आएगी, रेडियस है ना 2, चाहे जैसे देखो। तो z, इसीलिए हमने पोलर में चेंज किया, z इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, तो z इक्वल टू 2 e टू द पावर आई थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई ये वाली बात, ठीक है। तो आप लिख दो, फॉर ए पॉइंट, फॉर ए पॉइंट, फॉर ए पॉइंट ऑन सर्किल mod z is equals to 2 z इक्वल टू 2 e टू द पावर आई थीटा। लो, बहुत बड़ा आपका काम बन गया। सो दिस इंप्लाइज dz इक्वल टू 2i 2, देखो 2d e की पावर आई थीटा, तो ये बन गया 2i e टू द पावर आई थीटा। z की वैल्यू आपके पास है ये, हैंस लो जी, इसको डाल दो 1, ए बी बहुत आसानी से हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 3z dz, क्या बन गया, लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2, जेड की जगह लिखोगे 2 e की पावर आई थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 e की पावर आई थीटा, और dz की जगह क्या लिख दोगे 2i e टू द पावर आई थीटा। जब भी सर्कुलर पाथ होगा तो यही फॉर यूज करना, बस रेडियस देख लेना, तो z इक्वल टू आर की पावर आई थीटा हो जाता है, ठीक है। तो रेडियस आपके पास होना चाहिए, तो ये हो गया इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 4 e टू द पावर 2i थीटा प्लस 6 e टू द पावर आई थीटा, 2i को बाहर उठा लो, बाद में इसको 2i से हम समझौता करेंगे, इंटू e टू द पावर आई थीटा डी थीटा, डी थीटा लगाना है हम भूल गए। सो दिस इक्वल टू, अब e टू द पावर आई थीटा, ठीक है, 2i है, पड़ा है बाहर तो उसे बाहर ही पड़ा रहने दो, अभी बाद में देखेंगे। तो e टू द पावर आई थीटा अंदर आएगा, तो 2i 0 से पाई बाई 2, चूंकि आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे ना तो मिस्टेक की चांसेस ज्यादा रहती, ठीक है। 2i 0 से पाई बाई 2 4 e टू द पावर 3 आई थीटा प्लस 6 e टू द पावर 2i थीटा। इसको इरेज कर देता हूं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था मैंने आपको, ठीक है। डी थीटा इंटीग्रेट कर दो, इज इक्वल टू 2i 4 e टू द पावर 3i थीटा, e की पावर 3i थीटा का इंटीग्रेशन अपॉन 3i प्लस 6, सॉरी 3 है तो, हाँ 3 तो होगा यार, ई का मैं कंफ्यूज हो गया था, e की पावर 3i थीटा, इसका 6 e टू द पावर 2i थीटा, देखो आई बाहर रखने का फायदा मिला ना हमें, 2i, लिमिट 0 से पाई बाई 2, आई से आई सारे कैंसिल हो गए, देखो आई 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 तीनों कैंसिल हो गए ना, सो इज इक्वल टू 2 अब अंदर ले जाओ, 2 अभी बाहर ही रहने दो, 2 4 e टू द पावर आई 3 पाई बाई 2 प्लस 6 e टू द पावर आई 2 पाई बाई 2, यानी 2 पाई। अब वो आपको फार्मूला होगा e टू द पावर आई एक्स का फार्मूला तो है ना आपके पास, 4 e की पावर आई एक्स क्या होता है cos x प्लस आई साइन एक्स, तो cos 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन
3π/2 प्लस 6 cos पाई प्लस I sin पाई इक्वल टू 2 4 cos 3π/2 0 sin 3π/2 -1। ठीक, तो 4 0 -I, ठीक है, cos 3π/2 0 sin 3π/2 -1, ठीक, प्लस 6 cos पाई -1 sin पाई 0। तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 2 -6 -4I। और एक चीज तो रहेगी बेटे, हम लोगों ने अपर लिमिट तो डाल दी बच्चों, ठीक है, लोअर लिमिट तो डालना ही भूल गए। -2 4/3, देखो ना, -2 4/3 e⁻01 होता है, प्लस 6, ये तो हम डालना ही भूल गए ना लोअर लिमिट, हमने तो अपर लिमिट पे ही काम कर दिया। यहाँ पे देखो, जब लोअर लिमिट डालोगे तो 4/3 e⁻0 प्लस 6/2 e⁻0, 6/2 था ना। देखो कई दो मिस्टेक हो गई, यहाँ भी 6/2 था, तो एक काम ना करें, हम यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दूंगा बेटा, 6 6 6 6/2 था ना, तो 6/2 को मैं क्या लिख दूं, 3 3 3 3, इसे इरेज करना पड़ेगा। तो 4/3 जब लोअर लिमिट डाली तुमने तो 4/3 प्लस 3 प्लस 3, तो यहां पे हो गया -4/3 प्लस 3, कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 4 13, ठीक है, तो -26/3। अब वैल्यूज पुट कर दो, इक्वल टू 2 4 cos 3π/2 0, देखो यहाँ पे अब मैं सीधे लिखे दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। cos 3π/2 की वैल्यू 0, sin 3π/2 की वैल्यू -1, cos पाई की वैल्यू -1, sin पाई की वैल्यू 0। तो यहां पे क्या हो गया, -4 0, ये -1 है तो -4, और यहां पे -3। क्लियर, तो -4 के साथ आई भी तो आएगा, तो -4I और -3 -26/3, सो इज इक्वल टू -8I। कैलकुलेशन बस चेक करना है बेटे, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हुई, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक काफी हो रही है, मैं मैं छोटी जगह पे कर रहा हूँ। देखो 4/3 था ना, तो ये 4/3 मिस कर गया, यहाँ पे 4/3 मिस कर दिया, तो यहाँ पे 4/3 आई, 4/3, तो -8/3 ये हो गया 8/3, ठीक है। फिर इरेज करूं, मुझे लगता है छोटी, इसीलिए मैथ में कहते हैं कॉपी और पेन की बचत नहीं करनी चाहिए। अगर जरा सा भी आप इसमें बचत करोगे तो आपसे गलती के अलावा कुछ नहीं होना है। मैं जगह की बचत कर रहा था तो मिस्टेक पे मिस्टेक होनी स्टार्ट हो गई। चलिए, ये 4/3 था, यहाँ पे करेक्शन करते हैं 4/3, बस यही रह गया था, यहाँ पे आ जाएगा 4/3, ठीक है, अब आई थिंक सही है। 2 -4/3I -3, होपफुली अब सही होना चाहिए। दोबारा एक बार मैं रीचेक और कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताते बताते क्वेश्चन भी देखता जा रहा हूं। तो ये हो गया -8/3, अब ठीक है, सो इज इक्वल टू, जगह ही नहीं है यार, -8/3I, और ये -6 और -26/3, तो 3 6 18, 18 + 26 -44, -44/3।
ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम का आंसर रहा। तो 3 वैरायटीज हो गई लाइन इंटीग्रल में। मैं एक बार वैरायटीज रिवाइज करा दे रहा हूं आपको। पहली वैरायटी थी मेरी जिसमें मैंने एक सीधी लाइन ली थी, उस लाइन की प्रॉब्लम की थी। दूसरी वैरायटी मैंने कर्व ली थी, पैराबोला। ये पहली वैरायटी का ही पार्ट है। एक कर्व के थ्रू हमने सीधे दोनों पॉइंट मीट कर दिए। दूसरी वैरायटी आई, हमने पॉइंट्स पे पहुंचने के लिए 2 कर्व का सहारा लिया। पहले ओ से ए पर गए, फिर ए से बी पर गए। तीसरी वैरायटी हम सर्कुलर पाथ के थ्रू करेंगे। तो सर्कुलर पाथ के थ्रू मैंने आपको पोलर में चेंज करके सिखाया है। इनसे रिलेटेड आप अपनी बुक के न्यूमेरिकल लगाइएगा, जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं। उन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या होना है। ठीक है, कम से कम हर वैरायटी के 2-2 न्यूमेरिकल आप लगा लेना। और कहेंगे तो मैं सोच रहा हूँ अगले वीडियो लेक्चर में से मैं आप लोगों को ट्यूट शीट भी लास्ट में ऐड कर दिया करूँ, ताकि आपको एक आसानी से सहारा मिल जाएगा, कुछ वैरायटीज मिल जाएंगी। तो अगले वीडियो लेक्चर्स में ऐड कर दूंगा। ठीक है, 4-5-6 क्वेश्चंस की पिक डाल दूंगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उनकी प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ऑल द बेस्ट।